हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का विज्ञान एक्सप्रेस के अंदर। रोजाना ठीक 11 बजे विज्ञान एक्सप्रेस के अंदर आप लोगों को एक नया वीडियो मिलेगा, एक बड़ा धमाकेदार वीडियो मिलेगा। और हम हर बार की तरह आज फिर हाजिर हैं 11 बजे विथ अ न्यू टॉपिक इन दिस विज्ञान एक्सप्रेस। और डॉक्टर NS जैन चैनल को यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर आपको ढेर सारे वीडियोस यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर मिलने वाले हैं जो आपके लिए एक माइलस्टोन साबित होंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेकिन आज की क्लास को शुरू करें उससे पहले एक जो स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है वो ये है कि मन में यदि दृढ़ निश्चय है और विश्वास है, क्या कहा मैंने, यदि मन में आपके दृढ़ निश्चय और विश्वास है तो आपकी विजय निश्चित है। और यदि आपका संकल्प यदि कमजोर है, यदि मन में ही संकल्प आपका कमजोर है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको फिर जिता सके। ये बात तय है कि बाद में आपकी पराजय होनी ही होनी है। तो आज की क्लास में फिर शुरुआत करते हैं और टॉपिक है ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त। इस टॉपिक के ऊपर लगातार मैं देखता हूं कि देश भर के जितने भी एग्जाम्स हैं उसके अंदर इस ह्यूमन ब्लड के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस ह्यूमन ब्लड की यदि बात करूं मैं तो क्यों है इंपॉर्टेंट। देखिए, ह्यूमन ब्लड जो है वो एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन के अंदर काम में आती है। सर्कुलेशन का मतलब है, जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर बाहर से आने वाली ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट है, आप सब उसकी समझते हैं इंपॉर्टेंस को। तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन है, तो ब्लड है। हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक CO2 बनती है उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए कौन है, तो ब्लड है, राइट। इसी तरीके से हम जो कुछ पोषक तत्व लेते हैं उनको, न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर सप्लाई करने का काम किसका, ब्लड का। जो कुछ हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं उनको ब्लड ही कहां पर लेके जाता है, किडनी के अंदर। तो ब्लड हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात करें तो एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्लड का जो, यदि मैं वॉल्यूम कहूं तो 5 to 6 लीटर्स के बीच में होता है। फीमेल्स के अंदर थोड़ा सा कम होता है, मेल्स के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट 5 to 6 लीटर्स के बीच में होता है। ऑन एन एवरेज 5.5 लीटर्स के करीब। और जो ब्लड होता है वो ब्लड लगभग हमारे बॉडी के वेट का 8% पार्ट बनाता है। कितना, 8% पार्ट ही बनाता है। यदि हम बात करें ब्लड की तो ब्लड जो है वो वाटर से थोड़ा सा भारी है, थोड़ा सा विस्कस है, थोड़ा सा क्या है, गाढ़ा है। यदि हम ब्लड को टेस्ट करें तो उसका टेस्ट जो होता है वो कैसा होता है, सॉल्टी होता है। ब्लड की यदि मैं बात करता हूं तो ब्लड के अंदर 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है प्लाज्मा, एक होता है ब्लड का फ्लूइड पार्ट जिसको कि हम बोलते हैं प्लाज्मा। और एक जो होता है वो क्या होता है, ब्लड कार्पोसल्स वाला, यानी कि RBC, WBC, ब्लड प्लेटलेट्स वगैरह, जिनको कि आप ब्लड कार्पोसल्स कह सकते हो या आप उनको क्या कह सकते हो, दैट इज नॉन एज द फॉर्म्ड एलिमेंट्स के नाम से भी जान सकते हैं। तो इसी ह्यूमन ब्लड के ऊपर चलिए आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग यहां पर करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण। सबसे पहले यहां पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने और वो है व्हाट काइंड ऑफ टिश्यू इज ब्लड। ब्लड कैसा टिश्यू है, तो मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि ब्लड जो है वो कैसा है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। किस तरीके का टिश्यू है भाई, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हिंदी में मैं कहूं इसको तो इसको हम क्या कहते हैं, ये एक तरल संयोजी उत्तक है, राइट। इट्स अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो कभी भी कोई पूछते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ टिश्यू इज ब्लड, रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तो ये ध्यान देना है कि रक्त एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी उत्तक। और ना केवल इसकी बात है, याद रखना ब्लड तो है ही तरल संयोजी उत्तक, लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखना लिम्फ जो होता है जिसको कि आप लसीका कहते हो वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो वास्तव में जो ब्लड का फिल्ट्रेट है, जो लिम्फ होता है, लिम्फ भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो क्वेश्चन तो किसके ऊपर बेस्ड है, व्हाट काइंड ऑफ टिश्यू इज ब्लड, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन साथ के साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि लिम्फ भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है। तो लिम्फ भी एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इज इट क्लियर।
तो कभी भी कोई पूछेगा आपसे कि ब्लड कैसा टिश्यू है, तो आप बोलोगे ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी उत्तक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, व्हाट इज पीएच ऑफ ब्लड? व्हाट इज पीएच ऑफ ब्लड? रक्त का पीएच क्या है? देखिएगा, रक्त का जो पीएच होता है, एक चीज याद रखो, ब्लड का जो पीएच होता है वो याद रखना, ब्लड का जो पीएच है वो लगभग होता है 7.4। एग्जैक्ट यदि कहें, यदि एग्जैक्ट की मैं बात करूं तो एग्जैक्ट कितना होता है? 7.35 से 7.45 के बीच में ये रेंज होती है, राइट। यदि ये जो रेंज है, ये वाली जो है, ये नॉर्मल रेंज है। क्या कहा बच्चों मैंने? ये नॉर्मल रेंज है, याद रखना ये नॉर्मल रेंज है। अब यदि इस रेंज के अंदर कोई चेंज आता है, मतलब यदि 7.35 से कम हो जाए या 7.45 से ज्यादा हो जाए, आप सब जानते हो ज्यादा हो जाए तो एल्केलॉसिस हो जाता है। ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है? एल्केलॉसिस, राइट। और 7.35 से यदि कम हो जाए, यदि इससे कम हो जाए, 7.35 से कम हो जाए तो हो जाएगा भैया क्या चीज? एसिडोसिस। और यदि 7.45 से ज्यादा हो जाए तो हो जाएगा एल्केलॉसिस। और याद रखना, यदि पीएच वैल्यू, यदि ब्लड की पीएच वैल्यू 7.8 से ऊपर चले जाए, या इधर ब्लड की जो वैल्यू है वो क्या चले जाए? 7 से कहां पर नीचे चले जाए? 7 से नीचे चले जाए और थोड़ी सी और नीचे चले जाए, 7 से 6 तक पहुंच जाए, तो दोनों ही केसेस के अंदर अति एल्केलॉसिस या अति एसिडोसिस, दोनों ही केस के अंदर पर्सन की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। मतलब यदि कोई आपसे पूछे कि ब्लड का पीएच बहुत ज्यादा कम हो जाए यानी कि एसिडिक हो जाए, या ब्लड का पीएच बहुत ज्यादा हो जाए यानी कि कम हो जाए तो एसिडोसिस, और ज्यादा हो जाए तो क्या है? एल्केलॉसिस। 9 पीएच तक तो आते आते 7.8 से 9 के बीच में, या 6 से थोड़ा सा नीचे और चले जाए तो पर्सन की डेथ जो है वो तय है, पर्सन कोमा में चले जाएगा और क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो पीएच ऑफ ब्लड जो है ये कांस्टेंट रहनी चाहिए, इसमें कुछ गड़बड़ी आएगी तो पर्सन के लिए बहुत फैटल हो सकता है, पर्सन की डेथ भी हो सकती है। क्लियर है? तो ये ब्लड की पीएच भी हमेशा याद रखना है। देश भर के अंदर पता नहीं कितने एग्जाम्स के अंदर और कितनी बार यहां से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। अब आ जाते हैं स्टडी ऑफ ब्लड। ये स्टडी ऑफ ब्लड क्या है? तो स्टडी ऑफ ब्लड जो है वो क्या होती है? हीमेटोलॉजी, राइट। स्टडी ऑफ ब्लड, ये जो स्टडी ऑफ ब्लड होता है, स्टडी ऑफ ब्लड याद रखोगे, स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड हमेशा याद रखना। स्टडी ऑफ ब्लड को हम क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। जब भी किसी ब्लड का, कोई भी ब्लड का यदि हम स्टडी करते हैं, ब्लड की स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज, क्या कहेंगे उसे? हेमेटोलॉजी कहेंगे। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त के अध्ययन को हम हेमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। नाउ ब्लड इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने सुना होगा कि आपने जर्म लेयर्स के बारे में तो सबने सुना है, यू ऑल हैव हर्ड अबाउट द जर्म लेयर्स, या आपको मैं कह दूं कि एम्ब्रियोनिक लेयर्स के बारे में तो सबने सुना है, एम्ब्रियोनिक लेयर्स या भ्रूणीय परतों के बारे में, राइट। भ्रूणीय परतों के बारे में सभी ने सुना हुआ है। तो वो 3 तरीके की होती है, एक्टोडर्म, राइट, एक होती है मीजोडर्म और एक होती है एंडोडर्म। 3 लेयर्स होती है। बॉडी का हर एक हिस्सा, बॉडी का कोई भी पार्ट हो, चाहे कोई भी टिश्यू हो, कोई भी पार्ट हो, कुछ भी हो, वो सब इन तीनों में से किसी एक लेयर से बनता है। ठीक है? तो आपसे पूछा गया कि ब्लड इज डिराइव्ड फ्रॉम, ब्लड किससे डिराइव होता है? रक्त की उत्पत्ति किससे होती है? यदि कभी कोई पूछे तो याद रखना कि रक्त की जो उत्पत्ति होती है, यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, कि ब्लड की जो उत्पत्ति होती है वो मीजोडर्म से होती है। भूलना नहीं, इसमें कोई भूल नहीं होनी चाहिए। कभी भी कोई पूछे कि रक्त की उत्पत्ति, ब्लड इज डिराइव्ड फ्रॉम, रक्त की उत्पत्ति किस भ्रूणीय परत से हुई है, किस जनन परत से हुई है, या किस एम्ब्रियोनिक लेयर से हुई है, तो यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर किससे हुई है भैया? मीजोडर्म से हुई है। अगला आ जाते हैं परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पोसल। परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पोसल, जैसा कि आप सब जानते हैं
कि ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है प्लाज्मा और एक होते हैं ब्लड कार्पोसल्स, राइट, ब्लड कार्पोसल्स। तो यदि परसेंटेज पूछा जाए कि परसेंटेज कितना है, परसेंटेज कितना है, तो यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर कि प्लाज्मा का जो परसेंटेज है ब्लड के अंदर, प्लाज्मा क्या है भाई, तरल पार्ट है, फ्लूइड पार्ट है। प्लाज्मा क्या है भाई, फ्लूइड पार्ट है। प्लाज्मा का जो परसेंटेज होता है ब्लड के अंदर, ऑलवेज रिमेंबर 55% होता है। प्लाज्मा का परसेंटेज जो है वो 55 होता है और जो ब्लड कार्पोसल्स होती है, ब्लड कार्पोसल्स, राइट, ब्लड कार्पोसल्स होती है, उनका जो परसेंटेज है वो कितना है, डेट इज 45% है। मतलब जो ब्लड सेल्स है उनका तो परसेंटेज, जो सेल्यूलर कंपोनेंट है वो तो 45% के करीब है और जो फ्लूइड वाला जो पार्ट है, जो तरल वाला पार्ट है, वो कितना है, 55% है। तो परसेंटेज के बारे में हमेशा ध्यान रखना है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पोसल्स इन ब्लड। रक्त में प्लाज्मा व रक्त कणिकाओं का प्रतिशत क्या होगा, रक्त में प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं का प्रतिशत क्या होगा, तो प्लाज्मा का जो प्रतिशत है वो तो 55 है। द परसेंटेज ऑफ द प्लाज्मा इज 55% एंड द परसेंटेज ऑफ द ब्लड कार्पोसल्स, रक्त कणिकाओं का जो परसेंटेज है वो कितना है भैया, 45%। इज इट क्लियर? चलो आगे आते हैं। व्हाट इज इरिथ्रोपोइसिस? ये भी एक आम क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, व्हाट इज इरिथ्रोपोइसिस। ये यहां पर इरिथ्रोपोइसिस का एक पूरा की पूरा एक स्टेप बता रखा है कि इरिथ्रोपोइसिस कैसे होता है। तो एक्चुअली इरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है वेरी सिंपल। इरिथ्रो वर्ड किसके लिए यूज होता है, आपने सुना होगा आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट कहते हैं, इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट कहते हैं। तो जैसे कि नाम शो कर रहा है इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस का मतलब साफ है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया, याद रखोगे, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया। इज इट क्लियर व्हाट आई वांट टू से? आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज इरिथ्रोपोइसिस। याद रखोगे, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को ही हम इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन पहली बात तो कौन सिक्रीट करता है, सिक्रेटेड बाय, याद रखना इरिथ्रोपोइटिन को कौन सिक्रीट करता है, तो सिक्रेटेड बाय किडनी, सिक्रेटेड बाय किडनी सेल्स। जो किडनी सेल्स होती है, किडनी, ये देखो ये किडनी है, राइट, किडनी सेल्स जो होती है वो क्या सिक्रीट करती है, किडनी के अंदर जो सेल्स होती है वो इरिथ्रोपोइटिन को क्या करती है, सिक्रीट करती है, इरिथ्रोपोइटिन को। तो रोल ऑफ इरिथ्रोपोइटिन, ये देखो, जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए, जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए, शरीर के अंदर एनीमिया हो जाए, जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए, जब शरीर के अंदर एनीमिया हो जाए, तो किडनी, जो किडनी होती है वो स्टिमुलेट हो जाती है, किडनी की जो सेल्स होती है वो स्टिमुलेट हो जाती है और किडनी की सेल्स स्टिमुलेट होकर एक हार्मोन को रिलीज करती है, उसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन। उसका नाम क्या है, इरिथ्रोपोइटिन। और ये जो इरिथ्रोपोइटिन है वो इरिथ्रोपोइसिस को क्या करेगी, प्रमोट करेगी, राइट, इरिथ्रोपोइसिस को क्या करेगी, प्रमोट करेगी, इरिथ्रोपोइसिस को। ये देखो, इरिथ्रोपोइसिस को क्या करेगी, प्रमोट करेगी। और इरिथ्रोपोइसिस यदि प्रमोट होगा तो नेचुरल है कि बोन मेरो के अंदर, नेचुरल है कि बोन मेरो के अंदर, बोन मेरो तो आप सब जानते होंगे, बोन मेरो को हम क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा। तो तय है कि अस्थि मज्जा के अंदर स्टिमुलेशन फॉर आरबीसी फॉर्मेशन, आरबीसी के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट हो जाएगा, यानी कि आरबीसी फॉर्मेशन विल बी स्टिमुलेटेड। तो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या है, इसका रोल क्या है, इट स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, इट स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी के निर्माण को, आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है। आर यू गेटिंग? आरबीसी के निर्माण को क्या करता है भैया, प्रेरित करता है। याद रखोगे, इट स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो कहने का इतना सा मतलब है
कि किडनी की सेल्स इरिथ्रोपोइटिन को रिलीज करती है, इरिथ्रोपोइटिन ही रेगुलेट करता है किसको, इरिथ्रोपोइसिस को। इरिथ्रोपोइसिस के थ्रू क्या बनेगी, आरबीसी का फॉर्मेशन होगा। तो कहने का मतलब है इरिथ्रोपोइटिन बोन मैरो के अंदर आरबीसी के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करेगा। तो आपको क्या सीखना है, आरबीसी के फॉर्मेशन को तो बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस, और आरबीसी के फॉर्मेशन को, आरबीसी के निर्माण को जो हार्मोन प्रेरित करता है वो कौन है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है। तो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय किडनी सेल्स स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। इज इट क्लियर? नाउ डिफाइन हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस, ये देखिए मैंने जानबूझकर यहां पर ये सारी चीजें डाली है, राइट। एक इरिथ्रोपोइसिस डाला है, एक हिमेटोपोइसिस डाला है। ये जो हिमेटोपोइसिस है, ये हिमेटोपोइसिस का मतलब क्या है भैया, हिमेटोपोइसिस का मतलब होता है हिमेटोपोइसिस, अब यहां पर आरबीसी नहीं है, हिमेटोपोइसिस का मतलब होता है दैट इज हिमेटोपोइसिस का मतलब है ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, है ना, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, है ना। हिमेटोपोइसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, मतलब कि रक्त कोशिकाओं का निर्माण, रक्त कोशिकाओं का निर्माण, विभिन्न प्रकार की रक्त कोशिकाओं का निर्माण। अब चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, या चाहे वो क्या हो, प्लेटलेट्स हो, है ना। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ, हम ये भी कह देंगे डिफरेंट ब्लड सेल्स, है ना। रक्त कोशिकाओं का निर्माण, अलग अलग प्रकार की जो रक्त कोशिकाएं, अब चाहे वो रेड ब्लड सेल्स हो या वाइट ब्लड सेल्स हो या प्लेटलेट्स हो, इनका फॉर्मेशन। तो आप सब जानते हो कि हीमोपोइटिक, ये यहां पर ये क्या चीज है, हीमोपोइटिक ऑर्गन है। ये क्या है, बोन मैरो क्या होता है, हीमोपोइटिक ऑर्गन होता है, हीमोपोइटिक ऑर्गन, ये हीमोपोइटिक ऑर्गन होता है, राइट। हीमोपोइटिक ऑर्गन का मतलब क्या है, यही तो वो ऑर्गन है जहां पर की डिफरेंट तरीके की जो ब्लड सेल्स होती है, जहां पर की डिफरेंट तरीके की ब्लड सेल्स होती है, उनका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो इरिथ्रोपोइसिस के अंदर तो क्या हो रहा था, आरबीसी का फॉर्मेशन केवल, लेकिन हिमेटोपोइसिस के अंदर डिफरेंट टाइप की जो ब्लड सेल्स है उनका हीमोपोइटिक जो ऑर्गन होते हैं, जैसे कि अस्थि मज्जा वगैरह, वहां पर किसका फॉर्मेशन होना, इन रक्त कोशिकाओं का निर्माण होना, फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ब्लड सेल्स, विभिन्न प्रकार की ब्लड सेल्स का निर्माण होना ही ये क्या है, हिमेटोपोइसिस है। आर यू गेटिंग? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लाइफ स्पान ऑफ ह्यूमन आरबीसी, ये एक आरबीसी का फोटोग्राफ है आपके सामने, राइट। दिस इज द आरबीसी, ये आरबीसी बता रखी है। और इस आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है, तो देखिए ब्लड कार्पोसल है तो उसका लाइफ स्पान तो होगा ही होगा। तो ये जो आरबीसी है इसका जो लाइफ स्पान होता है वो हमेशा ध्यान रखना, आरबीसी का लाइफ स्पान कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। लाइफ स्पान जो होता है वो 120 डेज होता है। कितना होता है भैया, आरबीसी का लाइफ स्पान कभी भी कोई पूछे तो आरबीसी का लाइफ स्पान 120 दिन होता है, फिक्स होता है। 120 दिन उसका क्या होता है, लाइफ स्पान, यानी कि उसका क्या होता है, जीवन काल, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, व्हाट इज सीरम, व्हाट इज सीरम। यहां पर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोगों ने बता रखा है कि यहां पर क्लॉटेड ब्लड बता रखा है ना, और एक सीरम बता रखा है ना। सीरम क्या है, ब्लड सीरम क्या है, तो बड़ा सिंपल सा है कि ब्लड सीरम क्या है भाई, कोई पूछे कि सीरम क्या है, ठीक है ना, तो प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजन। ब्लड सीरम क्या है, प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजन, विदाउट फाइब्रिनोजन। आप जानते हो फाइब्रिनोजन क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है। फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है, लेकिन प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजन, है ना। या हम यूं भी कह सकते हैं प्लाज्मा विदाउट ब्लड क्लॉटिंग, विदाउट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, विदाउट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, है ना। प्लाज्मा, ऐसा प्लाज्मा जिसमें कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स ना हो। ये देखो, ये सीरम है ना, ये क्या है, ऐसा तरल है। आपने कभी देखा होगा कि चोट लगती है, जब इंजरी होती है तो इंजरी के लगने के बाद में वहां से एक फ्लूइड तरल जैसा बाहर निकलता है, ठीक है। याद रखना, प्लाज्मा विदाउट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स,
प्लाज्मा का वह भाग जिसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ना हो। अब क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर क्या, तो जैसे कि फाइब्रिनोजन, तो प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजन या प्लाज्मा विदाउट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। प्लाज्मा का वह भाग जिसमें कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ना हो, प्लाज्मा का वह भाग जिसमें कि रक्त स्कंदन कारक ना हो। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स का मतलब होता है रक्त स्कंदन कारक, जिसमें कि रक्त स्कंदन कारक ना हो, जिसमें रक्त स्कंदन कारक ना हो वह क्या कहलाता है, ब्लड सीरम कहलाता है। ठीक है, तो प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजन याद रखिएगा, भूलना नहीं है। नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स। मानव में पाए जाने वाले श्वसन वर्णक का नाम। मानव में पाए जाने वाले श्वसन वर्णक का नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मानवों की आरबीसी के अंदर, मानवों की आरबीसी के अंदर पाए जाने वाला जो श्वसन वर्णक है उसका नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हीमोग्लोबिन। याद रखोगे, क्या कहते हैं उसे, हीमोग्लोबिन कहते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट, श्वसन वर्णक, है ना। अलग अलग प्राणियों के अंदर श्वसन वर्णक अलग अलग हो सकता है, किसी के अंदर वेनिडियम होता है, किसी के अंदर हीमोसाइनिन होता है। हमारे अंदर यदि हम बात करें तो ह्यूमन आरबीसी के अंदर, ह्यूमन आरबीसी के अंदर जो श्वसन वर्णक है वो कौन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। कौन सा होता है भाई, हीमोग्लोबिन। और ये जो हीमोग्लोबिन है इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं मैं कि इस हीमोग्लोबिन के अंदर दो भाग होते हैं, एक तो होता है हीम और दूसरा जो होता है वो कौन सा है, प्रोटीन भाग, हीम और प्रोटीन। ठीक है ना, तो हीम और प्रोटीन। तो जो हीम पार्ट है वो तो 5% है और जो प्रोटीन पार्ट है, ग्लोबिन पार्ट, वो कितना है, 95% है। तो इसके अंदर हीम पार्ट बोले तो आयरन पार्ट है ना, और ये जो प्रोटीन है वो कौन सा है, ग्लोबिन प्रोटीन। ठीक है, तो ये जो है आरबीसी के अंदर जो श्वसन वर्णक होता है वो कौन है, हीमोग्लोबिन है, राइट। और हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए आयरन क्या है, जरूरी है, राइट। यदि याद रखना इसके फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है, आयरन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन यदि कम हो जाता है तो रोग हो सकता है। अभी हम लोग अगला क्वेश्चन भी लेंगे, तो अपने को ध्यान रखना है कि नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग की आरबीसी में एक रेड कलर्ड पिगमेंट होता है, रेड कलर्ड पिगमेंट। कौन सा होता है भाई, एक लाल रंग का वर्णक होता है, रेड कलर्ड पिगमेंट होता है, राइट। रेड कलर पिगमेंट का मतलब है दैट इज रेड कलर्ड पिगमेंट, लाल रंग का वर्णक होता है। ठीक है, और ये क्या है, हीमोग्लोबिन है, राइट। और हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, राइट। क्या कहा मैंने, हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना। ठीक है ना, ऑक्सीजन को ये कैरी करता है लंग से टिश्यूज तक, लंग से टिश्यूज तक, और थोड़ी बहुत मात्रा में ये CO2 को भी कैरी करता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में। ऑलराइट, चलिए, डिजीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। अभी बात चल रही थी कि हीमोग्लोबिन, राइट, हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी के अंदर श्वसन वर्णक है, आरबीसी के अंदर पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग, तो हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग, इन दो हाथों को देखिए, एक इस हाथ को देखिए और एक इस हाथ को देखिए। आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक डिजीज होती है जिसका क्या नाम है, एनीमिया। सुना है, एनीमिया, रक्त अल्पता। यदि कोई पूछे कि डिजीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो वो कौन सा है, एनीमिया है। इसमें क्या हो जाता है, शरीर पीला हो जाता है, शरीर पीला हो जाता है ना, पेल बॉडी। आप देख रहे हो सामने, आपको एनीमिक है या नहीं है उसका सबसे बढ़िया आपको बता देता हूँ, अपने हाथों को दूसरों के हाथों से कंपेयर करके देखिए। यह हाथ बिल्कुल एक रेड जैसा दिखेगा पूरा, और यहाँ पर ये बिल्कुल पेल दिखेगा। ये पहली निशानी है। यदि आपको जानना है कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन कम हुआ है या नहीं हुआ है, तो बॉडी क्या हो जाएगा, पीली पड़ जाएगी। दूसरा जो है वो आपको क्या है, फटीग मतलब थकान महसूस होगी, थकान महसूस होगी, और आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लो फील करोगे, बहुत ज़्यादा अपने आप को क्या करोगे, वीक, कमज़ोर महसूस करोगे। ये सब निशानियां हैं किसकी, दैट इज़ एनीमिया की। हेडेक वगैरह आपके अंदर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो एनीमिया से रिलेटेड है, राइट। तो डिजीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होगा, हीमोग्लोबिन की कमी से आपकी बॉडी के अंदर जो डिजीज होगी वो क्या है, एनीमिया है। आप यूं भी कह सकते हो, ऐसा कहते हैं ना कि एनीमिया किसके कारण होता है, तो आयरन की कमी है ना, आयरन की कमी से होता है।
तो वो इसलिए है कि एनीमिया हो रहा है तो आपकी बॉडी के अंदर जैसे ही आयरन की डेफिशिएंसी होगी, आपकी बॉडी के अंदर जैसे ही आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो वो क्या होगा, आपको एनीमिया होगा। क्यों? क्योंकि आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, हीमोग्लोबिन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कहने का मतलब है कि आयरन की कमी होगी तो आपकी बॉडी के अंदर फिर आरबीसी वगैरह ये सब कम होना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। जैसे ही आरबीसी कम होगी आपकी बॉडी के अंदर तो आपको क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। बॉडी पीली पड़ना शुरू हो जाएगी, पेल हो जाएगी, आपकी बॉडी के अंदर थकान हो जाएगी आपको, और आपको काफ़ी वीकनेस महसूस होगी। तो डिजीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। आपने हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाते हो, इफ़ आपका हीमोग्लोबिन 13 या 13 से ज़्यादा आ रहा है ना, 13 या 13 से ज़्यादा, 13.5 14.5 एक स्टैंडर्ड है ना, 14.5 to 15 बहुत अच्छा हीमोग्लोबिन कहलाता है पर 100 ml, ठीक है ना। लेकिन इंडियन वुमेन्स के अंदर, भारतीय जो महिलाएं हैं, इंडियन वुमेन्स है, उनके अंदर हीमोग्लोबिन कंटेंट थोड़ा सा कम रहता है। कई सारी फीमेल्स एनीमिक है। आर यू गेटिंग? तो ये डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, ये शरीर के लिए घातक हो सकती है। तो हीमोग्लोबिन या आपकी आयरन की कमी आपकी बॉडी के अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो डिजीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इज एनीमिया। नेक्स्ट, डू मैमल्स हैव न्यूक्लियस इन आरबीसी? आप देखो आरबीसी यहाँ पर बना रखी है, क्या इस आरबीसी के अंदर कोई न्यूक्लियस है क्या? नहीं है। तो डू मैमल्स हैव, क्या स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? नो, कभी भी स्तनधारियों की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखता हूँ, न्यूक्लियस नहीं होने का फायदा, न्यूक्लियस नहीं होने का फायदा, न्यूक्लियस नहीं होने का फायदा क्या है? What is the benefit? What is the benefit that the RBC is not having the nucleus? न्यूक्लियस नहीं होने का फायदा, तो क्या फायदा है? न्यूक्लियस नहीं होने से हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन कंटेंट ज़्यादा होगा, कंटेंट ज़्यादा होगा और हीमोग्लोबिन अधिक ऑक्सीजन को कैरी करेगा, ऑक्सीजन को कैरी करेगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू से? मैं ये कहना चाहता हूं कि न्यूक्लियस नहीं होने से क्या फायदा। चलो, डू मैमल्स हैव न्यूक्लियस इन आरबीसी? नहीं होता है, हमने टिक कर दिया। लेकिन मन में क्वेश्चन उठता है कि न्यूक्लियस नहीं होने से क्या फायदा हुआ? न्यूक्लियस यदि होता तो जगह घेर लेता, न्यूक्लियस यदि होता तो न्यूक्लियस जगह को ऑक्यूपाई कर लेता, तो हीमोग्लोबिन कम होता, हीमोग्लोबिन कम होता तो ऑक्सीजन कैरिंग जो कैपेसिटी वो कम हो जाती। न्यूक्लियस नहीं होने से क्या होगा? हीमोग्लोबिन कंटेंट जो होगा वो ज़्यादा होगा। न्यूक्लियस नहीं होने से हीमोग्लोबिन कंटेंट ज़्यादा होगा। व्हेन द हीमोग्लोबिन कंटेंट इज मोर, देन मोर एंड मोर ऑक्सीजन विल बी कैरिड। तो ये एक फायदा होगा, ठीक है। नाउ नेम द टू मैमल्स विच हैव न्यूक्लियस इन आरबीसी। अब ये क्रॉस क्वेश्चन है, कि वैसे तो हमने कहा कि मैमल्स की आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन ऐसे दो मैमल्स हैं, ऐसे दो स्तनधारी हैं जिनकी आरबीसी में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। दोनों डायग्राम बने हुए हैं और वो आपको मालूम होना चाहिए। एक तो कैमल है और दूसरा जो है वो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है लामा। कैमल और लामा ये दो ऐसे हैं, तो आंसर अपना क्या हो गया? वन इज कैमल एंड अनदर इज लामा। ये दो ऐसे मैमल हैं भैया, है ना, जिनकी आरबीसी के अंदर क्या है? इनकी आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इनकी आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो वैसे तो मैमल्स की आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन ऊंट और लामा, कैमल और लामा, इन दोनों की आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं भैया। नेक्स्ट, विच एनिमल हैज लार्जेस्ट आरबीसी? विच एनिमल हैज लार्जेस्ट आरबीसी? ये एक डायग्राम यहां पर दे रखा है, शायद आप इसको पहचान पाए। किस जंतु में सबसे बड़ी आरबीसी होती है? तो सबसे बड़ी आरबीसी जो होती है वो एम्फ्यूमा में होती है। सबसे बड़ी जो आरबीसी वो किस में होती है? एम्फ्यूमा के अंदर। इस एम्फ्यूमा किससे बिलोंग करता है? तो एम्फ्यूमा जिस क्लास से बिलोंग करता है, जिस वर्ग से बिलोंग करता है, वो कौन है? एम्फीबियन है, राइट। एम्फीबियन तो सभी लोग जानते हैं, एम्फीबियन क्या होता है? उभयचर, राइट, उभयचर एम्फीबियन है। तो ये एम्फ्यूमा जो है वो क्लास एम्फीबियन से बिलोंग करता है, और एम्फ्यूमा जो है इसको आप कोंगो ईल भी कहते हैं, कोंगो ईल, है ना। तो
पूरे के पूरे एनिमल किंगडम के अंदर, पूरे एनिमल किंगडम के अंदर सबसे लार्जेस्ट आरबीसी जो है वो कौन सी है? दैट इज, इट इज फाउंड इन द एम्फ्यूमा। इज इट क्लियर? तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ब्लड के ऊपर, अलग अलग एग्जाम्स के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इज इट क्लियर? हम लोग रोजाना 11 बजे हम हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर, जिसका कि नाम है डॉक्टर NHN, हम रोजाना आपके सामने नए नए धमाकेदार वीडियोस लेकर आएंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, जो कुछ हम लोग वीडियोस लेकर आ रहे हैं, हम लोगों ने आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि यदि आप जो कुछ हम लोग वीडियोस में पढ़ा रहे हैं उसके PDF नोट्स यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा जो ऐप है सुपर गुरु द लर्निंग ऐप, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। और उसमें स्टडी मटेरियल का एक सेक्शन है, उसके अंदर आप स्टडी सेक्शन एक है, उसके अंदर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर इसकी PDF अवेलेबल होगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, हम लोग आपके साथ में हैं, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, हम लोग आपके लिए नए नए वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।